हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोविड मरीजों की संख्या फिर बढ़ रही है कि आप कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों और मुंह को साफ रखें। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में टीकों की उपलब्धता बढ़ाने और टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने अन्य देशों में आपात इस्तेमाल के लिए अधिकृत विदेश निर्मित कोविड-19 टीकों को मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार ने फैसला किया है कि उन टीकों को भारत में आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी जा सकती है जो विदेशों में विकसित किए गए या तैयार किए गए हैं। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन या जापान में प्राधिकारियों ने जिन टीकों के सीमित आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी है या जो WHO आपात इस्तेमाल सूची में शामिल हैं, उन टीकों को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार के विदेश निर्मित टीकों के पहले 100 लाभार्थियों के स्वास्थ्य पर 7 दिन नजर रखी जाएगी, जिसके बाद देश में टीकाकरण कार्यक्रम में इन टीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस फैसले से टीकों की उपलब्धता बढ़ेगी। बहुत सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी बदलाव आया है। बाहर के जो विदेश में बने हुए वैक्सीन हैं, अगर उनको यूएस के रेगुलेटर ने, यूके के रेगुलेटर ने, ईयू के रेगुलेटर ने और जापान के रेगुलेटर ने अप्रूव किया है या WHO की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लिस्ट में इंक्लूड हो गया है, देन दैट और दोज वैक्सीन्स आर अप्रूव्ड फॉर यूज इन इंडिया. A prior precondition of a clinical trial will not be applicable, and this is a provision for COVID-19 vaccines only under the special circumstances of the day of the pandemic related urgency that is prevailing in the country. इस बीच देश के औषधि नियामक ने रूस के कोविड-19 रोधी टीके स्पुतनिक वी के सीमित आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है और मेसर्स डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड देश में इस टीके का आयात करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। अब भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DGCI की मंजूरी मिलने के बाद देश में तीसरे टीके की उपलब्धता का रास्ता साफ हो गया है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद स्पुतनिक वी देश में उपलब्ध कोरोना का तीसरा टीका होगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की कोविड-19 पर विशेषज्ञ समिति ने सोमवार को कुछ नियामकीय शर्तों के साथ स्पुतनिक वी के सीमित आपात इस्तेमाल की सिफारिश की थी। स्पुतनिक वी के करीब 92% प्रभावी होने की बात सामने आई है। स्पुतनिक वी को -18 डिग्री यानी -18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जाता है। पहले दोनों टीकों की तरह इसका इस्तेमाल भी 18 साल से अधिक उम्र के लोगों पर किया जा सकेगा।
हालांकि भारत में अभी सिर्फ 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण हो रहा है। स्पुतनिक वी की दूसरी खुराक 21 दिनों के अंतराल पर लगेगी। केंद्र सरकार ने माना है कि कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे भारत में हालात चिंताजनक हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोरोना के नए मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये चिंता का एक बड़ा कारण बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कोविड-19 के ज्यादा मामले वाले जिलों में तैनात 53 केंद्रीय टीम संक्रमण के बढ़ते मामलों से निपटने में राज्यों की मदद कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि देश में टीके की कमी नहीं है। राजेश भूषण ने कहा कि राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पास टीके की 1.67 करोड़ खुराकें उपलब्ध हैं। उन्होंने साफ किया कि समस्या टीके की कमी की नहीं बल्कि बेहतर योजना की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में फिलहाल रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने डॉक्टरों से अस्पतालों में भर्ती कोविड-19 के मरीजों के उपचार में तार्किक तरीके से इसके इस्तेमाल करने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि रेमडेसिविर सिर्फ अस्पताल में भर्ती ऑक्सीजन पर आश्रित मरीजों के लिए है। घर पर इलाज में इसका इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही दवा दुकानों से इसकी खरीदारी होगी। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की हालत चिंताजनक बनी हुई है। 10 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में अब भी महामारी का ज्यादा प्रकोप है। नए मामलों में से 80% से अधिक इन्हीं 10 राज्यों से हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,61,736 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण के कारण 879 लोगों की मौत हो गई। देश में इस समय सक्रिय मामले 12,64,000 से अधिक हैं। राष्ट्रीय रिकवरी दर 8.51% तक पहुंच गई है। राज्यों की बात करें तो 16 राज्यों में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। 5 राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और केरल में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। इन 5 राज्यों में ही देश के करीब 69% सक्रिय मामले हैं। इसमें भी अकेले महाराष्ट्र से करीब 45% सक्रिय मामले हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 51,751 मामले आए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 13,604 और छत्तीसगढ़ में 13,576 मामले आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 258 लोगों की मौत हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 132 लोगों की मौत हुई है। 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें पिछले 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। इनमें जम्मू कश्मीर, असम, लद्दाख और पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच देश में कोविड वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने के आह्वान पर देश के कोविड टीकाकरण अभियान में और तेजी आई है। अब तक देश में 11 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के दिन सोमवार के दिन 40 लाख से ज्यादा टीके दिए गए थे। ये 87वां दिन था टीकाकरण अभियान का। सोमवार के दिन 40 लाख से ज्यादा टीके दिए गए। इनमें से 34.5 लाख से ज्यादा टीके पहली खुराक के तौर पर और करीब 5.5 लाख टीके दूसरी खुराक के तौर पर दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करें तो हर दिन के मामले के हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा टीके लगाए जा रहे हैं। वैश्विक संवाद सम्मेलन रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण की आज से शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश से इसका उद्घाटन किया गया। वर्चुअल माध्यम से शुरू हुए 4 दिवसीय संवाद सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि मानवता को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सहयोग बढ़ाना होगा। उन्होंने मौजूदा समस्याओं और भविष्य की चुनौतियों से मिलकर लड़ने पर जोर दिया। Humanity has faced many infectious diseases. Since then, the world today is underprepared to handle the COVID-19 pandemic. Our scientists, researchers, and industry have answered some questions. What is the virus? How does it spread? How can we slow it down? How do we make a vaccine? How do we administer vaccine at a
scale and with speed. To these and many other such questions, many solutions have emerged. And no doubt, many more are yet to come. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरोना महामारी सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है और इससे निपटने के लिए पूरी दुनिया को मानव केंद्रित विकास पर अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि प्लान ए या प्लान बी सोचने का समय नहीं है, ये प्लैनेट अर्थ को बचाने का समय है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के बीच भी हिंसा को बढ़ाने वाली ताकतें खत्म नहीं हुई हैं। The best minds of our societies have been engaged in battling this pandemic. All the governments of the world at all levels are trying to contain and control this pandemic. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत दुनिया में एक जिम्मेदार ताकत के रूप में उभरना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत किसी अन्य देश के विकास को रोकने की ताकत नहीं बनना चाहता, बल्कि एक ऐसी ताकत बनना चाहता है जो अन्य देशों को भी आगे बढ़ाने में सहयोगी बने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज रायसीना डायलॉग के शुरुआती सत्र में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सीईओ मार्क सुजमन के साथ संवाद कर रहे थे। संवाद में उनके साथ प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन भी मौजूद थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि भारत ऐसी ताकत नहीं बनना चाहता जो कमरे में खुद प्रवेश करने के बाद अन्य देश के लिए दरवाजा बंद कर दे। उनका इशारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर चीन के रवैये की तरफ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की वसुधैव कुटुंबकम नीति दुनिया के देशों और भारत के बीच के आपसी निर्भरता के संबंधों का परिचायक है। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड महामारी और इसके पहले भी कई बार अपनी वसुधैव कुटुंबकम नीति का परिचय दुनिया को दिया है। खासकर गरीब देशों को भारत ने कोविड महामारी के बीच मदद करके ये साबित किया कि हम दुनिया के विकास के एक अतिरिक्त इंजन के रूप में उभर चुके हैं। Really to make sure that the sort of the weaker, vulnerable, less privileged people within societies and among countries don't get left behind. But to this, other than doing what we are doing, I think this idea, it's important that there are additional capabilities, because it isn't enough, we are not, unless you have greater production, distributive justice by itself will not be adequate. And I think that sense of India as an additional engine of global growth. Now, Vijay referred, for example, to the fact that you have India developed vaccine as well. I mean, which is a very, very important development. So I think part of India's rise would be really to bring to demonstrate additional capabilities, and I think the world would be better served by those additional capabilities. प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने भी कहा कि कोविड के पहले दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला एक पक्षीय थी, जिसमें भारत ने प्रभावी हस्तक्षेप किया है। International collaboration is just that, it's a collaboration. And if you look at the start of the pandemic, India was in a position where PPEs, healthcare equipment, ventilators were all in short supply because of a global supply chain being affected, because of a few strong nodes dominating. Now, we learned from that lesson very rapidly and immediately did two things. We scaled up the manufacture of all this, but at the vaccine front, we did something which is pretty impressive. In addition to scaling up our manufacturing of vaccines developed elsewhere, we also developed vaccines here. And that's something quite impressive. India became immediately not just a huge vaccine exporter and manufacturer, but also a vaccine developer. भारत और फ्रांस कोविड पश्चात दुनिया में आपसी सहयोग को और पुख्ता करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और फ्रांस के विदेश मंत्री ज़ियाव ले ज़ियान के बीच आज इसे लेकर विस्तृत चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत में आपसी रणनीतिक संबंध से जुड़े कई पहलुओं पर आज चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की।
हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा दोनों देशों के बीच बातचीत का एक अहम हिस्सा था। फ्रांस के विदेश मंत्री 3 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली में हैं। कल वो विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पेन के साथ रायसीना डायलॉग में शरीक होंगे। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहित व्यापार और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अहम सहयोग है और फ्रांस के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मिलेंगे। फ्रांस के साथ भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी गठन किया है फ्रांस ने, जिसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया है। फ्रांस ने भारत को 36 लड़ाकू राफेल विमान देने का करार किया है, जिनमें से 14 विमानों की आपूर्ति हो चुकी है। और अब कुछ अहम खबरें विधानसभा चुनाव से जुड़ी। पश्चिम बंगाल में 8 चरण में हो रहे विधानसभा चुनाव की आधी प्रक्रिया हो चुकी है। राज्य में पहले 4 चरण का मतदान हो चुका है और अब बाकी के चरण में के मतदान को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 17 अप्रैल को 5वें चरण में 45 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल में लगातार जुटे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया है। आज अमित शाह ने दार्जिलिंग, नागराकाटा और बिधाननगर में चुनावी रैलियां की। जनसभाओं के बीच अमित शाह इस्लामपुर क्षेत्र में रोड शो में भी शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने एक बार फिर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकी है। आज उन्होंने कटवा, बर्धमान और नादिया में रोड शो किए और लोगों से संवाद किया। तृणमूल कांग्रेस के नारे खेला होबे पर निशाना साधते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालत एक हारे हुए खिलाड़ी जैसी है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ये भूल गई हैं कि उन्होंने राज्य के लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिसका वो श्रेय ले सकें, इसलिए बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर उंगली उठा रही हैं। और इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए 24 घंटे की पाबंदी के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज धरना दिया। उन्होंने चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगाए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले को असंवैधानिक बताया। ममता बनर्जी ने कोलकाता में मेयो रोड स्थित गांधी मूर्ति के पास धरना दिया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता या समर्थक ममता बनर्जी के साथ नहीं दिखा। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ टीएमसी के कई नेताओं ने भी आपत्ति जताई और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। वहीं आज से पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संवत वर्ष के आरंभ होने पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और सभी के जीवन में खुशी की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अपनी बधाई दी और सभी की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना की। वहीं देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में आज का दिन पारंपरिक नववर्ष उगादी, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लादि, वैसाखी, चेटीचंद, विशु और बोहाग बिहू के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और ईश्वर से इन पावन त्योहार पर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता और समृद्धि की कामना की है। उगादी के शुभ अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपनी पत्नी उषा नायडू के साथ पूजन किया। उगादी दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्व है। इसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। त्याग, तप, साधना और संयम का महापर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गया है। नवरात्र के पहले दिन विधि विधान से घट स्थापना के साथ प्रथम आदिशक्ति मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा होती है। नवरात्र के पहले दिन देवी के लिए अखंड ज्योति जलाकर भक्त 9 दिन के व्रत का संकल्प लेते हैं। घरों और मंदिरों में 9 दिनों तक श्रद्धापूर्वक मां भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र नवरात्र पर मां के दर्शन के लिए भक्तों में काफी उत्साह है। नवरात्र में देवी मंदिरों में विशेष श्रृंगार किया गया है। साथ ही कोविड-19 को देखते हुए विशेष सावधानी भी बरती जा रही है। विदेश में आज शाम से रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है। पहला रोजा कल यानी 14 अप्रैल को रखा जाएगा। इस पूरे महीने मुसलमान सुबह फज्र की अजान के साथ रोजे की शुरुआत करते हैं और सूर्यास्त के साथ रोजा खोलते हैं। रोजा को इस्लाम के 5 सुतूनों यानी स्तंभों में एक माना जाता है। इस दौरान मस्जिदों और बाजारों की रौनक भी बढ़ जाती है, लेकिन कोरोना के मद्देनजर धर्मगुरुओं ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की है। पूरे महीने की इबादत के बाद मुसलमान ईद का त्योहार मनाते हैं।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। कोरोना से बुरा हाल। अहमदाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में 1200 बेड्स फुल, बाहर एम्बुलेंस में इंतजार कर रहे मरीज। एक्सपायर रेमडेसिविर इंजेक्शन पर नया स्टिकर चिपकाकर बेच रहे लुटेरे, वडोदरा का मामला। सूरत में 24 घंटे जल रही हैं लाशें, पिघल गई शमशान की भट्टियां। गुजरात में 15 साल पहले बंद शमशान फिर शुरू, वेटिंग के चलते बाहर हो रहे दाह संस्कार। कोरोना की रोकथाम के मुद्दे पर गुजरात हाईकोर्ट नाराज, रूपाणी सरकार को लगाई फटकार। होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए वरदान, हवा से खींचकर 10 लीटर ऑक्सीजन देगी ये मशीन। कोरोना का खौफ, शमशान घाट से अस्थियां तक नहीं ले जा रहे लोग, अंतिम संस्कार के लिए लगी लाइनें। गुजरात में कोरोना की दूसरी लहर से कैसे लड़ रही सरकार, देखे सीएम रूपाणी ने क्या बताया। इसे 2 घंटे के लिए जेल भेजो, देखें लॉकडाउन तोड़ने पर इंदौर अपर कलेक्टर की सख्ती। टायर में खराबी के बाद रियाद से आ रहे विमान की कोची में इमरजेंसी लैंडिंग, सभी सुरक्षित।